Dear ladies and gentlemen, I hope you all are doing great. This is me, Ranas Clan. जैसा कि आप लोगों को इल्म है, पाकिस्तान आर्मी ने मेडिकल कैडेट के लिए वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं। अब वो तमाम कैंडिडेट्स जो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं और जो पाकिस्तान आर्मी में एज अ डॉक्टर सर्व करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। अब इस वीडियो में मैं मुकम्मल तौर पे आर्मी के कैडेट कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करूंगा। अब वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो ना सिर्फ एमबीबीएस करना चाहते हैं, ना सिर्फ डॉक्टर बनना चाहते हैं, बल्कि डॉक्टर बन के पाकिस्तान आर्मी के अंदर सर्व करना चाहते हैं, ये वीडियो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में मेल्स के क्या हैं और फीमेल्स की क्या हैं। क्या एएमसी के अंदर, आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर, क्या गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, इस चीज़ पे भी डिस्कस करेंगे। अगर इसमें गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती तो आर्मी का वो कौन सी डिपार्टमेंट है या वो कौन सा प्रोफेशन है, सब प्रोफेशन है जिसमें गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। और इसके साथ साथ मैं वो तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा जिनकी वजह से कैंडिडेट्स एक तो नॉट रिकमेंड होते हैं, एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ मैच नहीं हो पा रहे होते। अब इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। इसकी जस्ट वजूहात ये नहीं हो सकती कि आप में वो एबिलिटीज नहीं थी। नो, मिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे भी कैंडिडेट्स अक्सर अप्लाई करने से रह जाते हैं। अब वो तमाम कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं और उन्हें इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में नहीं पता, तो आज मैं पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट्स के थ्रू आप लोगों को गाइड करूंगा। अब ये वो वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान आर्मी की हैं, ये मैंने अपने से जनरेट नहीं की या किसी ऐसे शख्स ने इसको नहीं बनाया कि जिसे कुछ भी नहीं पता हो। ये पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग हम लोग आज की अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और तमाम तरह की सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और जितनी भी मिथ्स हैं आपके जहन में वो भी इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग फायदा हासिल कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो दैट इज अबाउट मेडिकल कॉलेज, आर्मी मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे जैसे कि आप पाकिस्तान आर्मी ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट हेडलाइन की सूरत में आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज मेडिकल कैडेट इन आर्मी एडमिनिस्ट्रेटेड मेडिकल कॉलेज। आपको पाकिस्तान आर्मी के मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये किसी ट्रेनिंग के रिलेटेड नहीं होगा, ट्रेनिंग्स होंगी बट बेसिकली आपकी जो सी है डिग्री के रिलेटेड होगा। अब डिग्री कौन कौन सी होगी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन। अब इसमें देखें कोर्स रिक्वेस्टीज। ठीक है, तो कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, इस कोर्स में कौन शख्सियात हैं जो एलिजिबल हैं और कौन ऐसी शख्सियात हैं जो एलिजिबल नहीं है, which candidates are applicable and which candidates are not applicable in this eligibility criteria, inshallah taala I will discuss now. First of all, 17 to 21 year relaxable for 3 months both in upper and lower age limit. सबसे पहले तो जो सी आपकी उम्र है, जो आपकी एज है वो 17 से 21 साल होनी चाहिए। और अगर आपकी उम्र 17 साल से कम है तो उसमें 3 मंथ की रिलैक्सेशन है, यानी कि अगर आप 3 मंथ के अंदर अंदर 17 साल के हो जाएंगे तो फिर भी आप 16 साल के अंदर मिला लें तो हमारे पास 9 मंथ। ठीक है, अगर आप 16 साल 9 मंथ के हैं तो फिर भी आप एलिजिबल हैं, ये रिलैक्सेशन दी हुई है तमाम लोगों को। इसके अलावा अगर आप 21 साल के हैं अब और आपके 3 मंथ पड़े हैं 21 साल के बाद होने के, तो आप फिर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाए
उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, मैरिटल स्टेटस आ जाता है। ठीक है, अनमैरिड होने चाहिए आप गैर शादीशुदा होने चाहिए। उसके बाद जेंडर क्या है, इसमें जस्ट मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती। तो काफी फीमेल कैंडिडेट्स मुझे मैसेजेस करती हैं, वो कहती हैं सर हम लोग आर्मी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें बारहा कई दफा बताया है कि आप लोग इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि ये वैकेंसीज आप लोगों के लिए अनाउंस नहीं की जाती, ये जस्ट मेल्स के लिए अनाउंस की जाती है। जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए AFNS की वैकेंसीज अनाउंस होती है, GDMOs की वैकेंसीज अनाउंस होती हैं। ठीक है, उसके अलावा मिनिमम मिनिमम हाइट देखी जाए तो मिनिमम हाइट के अंदर मेल की जो हाइट है 5 फीट 4 इंचेस होनी चाहिए। अगर मैं इसको सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग बात करूं, 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम जितनी मर्जी इंक्रीज कर सकते हैं। क्राइटेरिया जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है। अगर आपकी 5 फीट 3 इंचेस है फिर भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद अगर आपके वेट की बात की जाए, आपके वजन की बात की जाए, आपका वजन जो सा है एज पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं इंशाल्लाह ताला आने वाली कुछ वीडियो के अंदर मैं वो डिस्कस करूंगा, अदरवाइज प्रीवियस वीडियोस में मैंने वो डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद नीचे चलते हैं, उसके बाद वो नेशनैलिटी के बारे में बात कर रहा है कि किस किस्म की नेशनैलिटी रिक्वायर्ड है। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होने चाहिए आप लोग, एंड डोमिसाइल होल्डर ऑफ आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अपॉन फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, आपका डोमिसाइल गिलगित बल्तिस्तान का या आजाद कश्मीर का होना चाहिए और आप पाकिस्तान के सिटीजन होने चाहिए, यानी कि आईडी कार्ड आपके पास पाकिस्तानी होना चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है कि फाइनल सिलेक्शन जब हो जाएगी किसी भी कैंडिडेट की, अगर उस कैंडिडेट के पास दो नेशनैलिटीज हैं, यानी कि वो कंसीडर किया जा रहा है दो कंट्रीज का बशिंदा, तो उसे एक नेशनैलिटी छोड़नी पड़ेगी और उसके पास एक नेशनैलिटी जो सी होनी चाहिए वो पाकिस्तानी जरूरी है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दे के बात करूं, अगर मैं अमेरिका की सिटीजनशिप को भी होल्ड कर रहा हूं और पाकिस्तानी सिटीजनशिप को भी होल्ड कर रहा हूं, तो मुझे अमेरिकन सिटीजनशिप को लीव करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, फिर ही मैं रिकमेंड होने के बाद ज्वाइन कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो मैं रिकमेंड होने के बावजूद भी ज्वाइन नहीं कर सकूंगा। ये रिक्वायरमेंट है AMC की। उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन क्राइटेरिया। इसमें देखा जाए तो FSC प्री मेडिकल मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक है, आपने FSC की होनी चाहिए प्री मेडिकल के साथ और आपके मिनिमम जो से मार्क्स हैं 70% होने चाहिए। यानी अगर आपके 69% भी मार्क्स है ना तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। 70% होने चाहिए या 70% से अबव होने चाहिए। उसके बाद ए लेवल्स पास्ड, अगर किसी ने ए लेवल किया है तो उसके बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मिनिमम ग्रेड जो है वो C होना चाहिए। ठीक है, C ग्रेड उसने ऑलमोस्ट अचीव किया होना चाहिए अगर उसने ओ लेवल्स के साथ बायोलॉजी फिजिक्स या केमिस्ट्री की हुई है। उसके बाद कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ बलोचिस्तान, अगर किसी कैंडिडेट के पास बलोचिस्तान का डोमिसाइल है, सिंध के डिस्ट्रिक्ट थरपारकर का है, उमरकोट का है, नॉर्दर्न एरियाज का है, आजाद जम्मू कश्मीर का है, अपर नीलम वैली का है या फाटा का है। ठीक है, वो तमाम कैंडिडेट जो बलोचिस्तान, थरपारकर, उमरकोट, नॉर्दर्न एरियाज, आजाद जम्मू कश्मीर, नीलम वैली के और फाटा के इलाके से उसका डोमिसाइल का ताल्लुक है, तो वो कैंडिडेट 65% मार्क्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उनको रिलैक्सेशन है 5% मार्क्स की। ठीक है, जिन कैंडिडेट्स का इन इलाकों से डोमिसाइल लिंक नहीं करता तो उनके लिए 70% है। अब अक्सर कैंडिडेट्स कहते हैं ये क्यों है, आप तो कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है मेरिट पे बात करती है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी मेरिट पे ही बात करती है, बट ये जो उनसे इलाके हैं इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है एज कंपेयर टू द अदर एरियाज। मैं लाहौर की बात करूं, मैं खैबर की बात करूं, मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब के डिफरेंट इलाकों की बात करूं, तो उधर उधर जो सा है
एजुकेशनल बैकग्राउंड जरा बेहतर है एज कंपेयर टू दीज एरियाज। ठीक है, तो ये भी तो होना चाहिए ना कि जिसको एजुकेशन फैसिलिटीज जिस तरीके की हो तो उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उसी तरह का मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। कैंडिडेट पोजेसिंग फॉरेन क्वालिफिकेशन सच एज, अगर कोई कैंडिडेट है जिसने फॉरेन एजुकेशन की हुई है, बाहर से स्टडी की हुई है या बाहर की डिग्री है उसके पास स्टडी की, यानी वो कौन कौन सी है, ओ लेवल्स है या ए लेवल्स है। ठीक है, ETC will require to obtain equivalence सर्टिफिकेट। अगर उसने ओ लेवल्स ए लेवल्स किया है ना, तो उसको अप्लाई करने के लिए इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। वो जो सा बनेगा आपका IBCC से बनेगा। ये होता है इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, ये आपको बना के देते हैं। या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होता है इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनाने का ऑथोराइज। इस्लामाबाद एंड अटैच इट विद एप्लीकेशन फॉर्म, फिर इसको आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देना होता है। वहां पे ऑप्शन होता है, आपको इजीली पता चल जाएगा, अदरवाइज मैं आपको बता भी दूंगा। कैंडिडेट हु हैव पास्ड FSC पार्ट 1 एग्जामिनेशन विल मिनिमम 70% मार्क्स एंड अपीयर एंड अपीयरिंग, या हो चुके हैं या होने हैं अभी, या हो चुके हैं या अभी होने हैं उन्होंने in FSC Part 2 examination can also apply on hope certificates by head of institution. Such candidate must deposit an attested copy of FSC Part 2 certificate, certificate mark sheet of PA Directorate, PA3C General Headquarters GHQ Rawalpindi within 5 days of announcement of result, otherwise their selection will not be proceed further। अगर वो तमाम कैंडिडेट जो फर्स्ट ईयर किया हुआ है अभी उन्होंने, और वो फर्स्ट ईयर की बुनियाद पे एमसी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो एलिजिबल है। बट एलिजिबिलिटी के लिए उनके पास होप सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो होप सर्टिफिकेट जो उनसे है, आप जिस भी अदारे से पढ़ रहे हैं उसके जो हेड होंगे, प्रिंसिपल साहब होंगे, आप उन्हें बताएंगे, रीजन बताएंगे, तो वो आपको बना के दे देंगे। अब जो कैंडिडेट्स होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी जो सी मार्क्स होने चाहिए पार्ट 1 में, वो मिनिमम 70% होने चाहिए। और उसके बाद जब वो सेकेंड ईयर में अपीयर होंगे, उसके पेपर देंगे। ठीक है, पेपर देने के बाद 5 दिन के अंदर अंदर उन्हें अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो सी है GHQ में सबमिट करनी पड़ेगी विद इन 5 डेज। अगर आप छठे दिन भी करने की कोशिश करते हैं ना, फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो कैंडिडेट विद इन 5 डेज होप सर्टिफिकेट के बाद सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर अपने पेपर्स भी दे देते हैं सेकेंड ईयर के, तो उनका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के 5 दिन के अंदर अंदर अगर वो GHQ को अपनी मार्कशीट सबमिट कर देते हैं, तो उनका फर्दर सिलेक्शन का प्रोसीजर आगे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट किसी किस्म का नहीं किया जाएगा। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। किसी किस्म की नेग्लिजेंस बिल्कुल आपके लिए बहुत ज्यादा इश्यूज का बायस बन सकती है। इवन के ना सिर्फ इश्यूज का बायस बन सकती है, बल्कि आपको आपके ख्वाब से दूर लेके जा सकती है। उसके बाद ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये आपने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी है, इनको भूलना नहीं है आपने। और फ्रॉम द लास्ट पॉइंट तक आप लोगों ने ये चीजें कोशिश करनी है, पूरी करने की कोशिश करनी है। अदरवाइज मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वीडियोस डालता रहूंगा, आप मुझे सब्सक्राइब कर लें तो आपको ये चीजें ऑन एंड ऑफ रिमाइंडर होती रहेंगी। उसके बाद नॉट रिकमेंडेड, अब इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, वो कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर ही नहीं सकते, किन वजूहात की बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो अब मैं डिस्कस करने लगा हूं। सबसे पहले वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते नॉट रिकमेंडेड ट्वाइस बाय इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ISSB जनरल हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड। अब वो कैंडिडेट्स जो 2 दफा, ठीक है, जो 2 दफा ISSB से नॉट रिकमेंड है या GHQ के सिलेक्शन बोर्ड से नॉट रिकमेंड है, वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद देखें, डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट बाय CMH अपील मेडिकल बोर्ड, जो अनफिट हो गए हैं, ठीक है, प्रॉपरली मेडिकल बोर्ड से हो गए हैं या CMH से हो गए हैं, तो वो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, जो मेडिकल बोर्ड या CMH से अनफिट
का सर्टिफिकेट उनको दे दिया गया है। उसके बाद डिक्लेयर्ड मेडिकल अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड सी। अब वो भी कैंडिडेट्स जो हेपेटाइटिस बी एंड सी की वजह से अनफिट हुए हैं, इवन के वो अपील भी नहीं कर सकते इन चीजों के लिए। अदरवाइज आप किसी और मेडिकल इशू की वजह से अनफिट हुए हैं ना, तो आप मेडिकल बोर्ड को अपील कर सकते हैं, जहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल जो से होते हैं आपकी अपील को सुनते हैं। अगर वो भी आपको अनफिट करते हैं फिर आप प्रॉपरली हो जाते हैं। अदरवाइज कुछ ऐसी डिजीज है जिनके ऊपर आप अपील भी नहीं कर सकते, जैसे हेपेटाइटिस बी एंड सी जिसे कैंसर कहा जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है, ये कैंसर की एक शक्ल होती है। enrolled candidates and recruits withdraw, resigned, discharge, ये जो सी issues हैं, ठीक है, withdraw, resigned, discharge, dismissed from armed forces, army, navy and air force training academies, institutions on ground of discipline, character, medical inefficiency, weak profile, on request or declared unsuitable, ठीक है, अनसुटेबल भी अगर वो हों, अगर कोई कैंडिडेट डिसिप्लिन के ग्राउंड्स के ऊपर, करेक्टर के ग्राउंड्स के ऊपर, मेडिकल के ग्राउंड्स के ऊपर, या इन एफिशिएंसी या वीक प्रोफाइल के ग्राउंड्स के ऊपर, या किसी ने रिक्वेस्ट की हो उसके जो सा है अच्छी कारकर्दगी ना होने की और डिसमिस करने की, अगर कोई कैंडिडेट इन वजूहात की बुनियाद पर किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से निकाला गया है, तो वो भी इनमें अप्लाई करने का एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद एन इंडिविजुअल डिसमिस्ड रिमूव्ड फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट सर्विसेज, अगर कोई कैंडिडेट किसी दूसरी सिविल गवर्नमेंट सर्विसेज से भी निकाला गया है ना, तो वो भी इसमें अप्लाई करने का एलिजिबल नहीं होगा। convicted by court of law for offense involving moral turpitude, ठीक है, टर्पिट्यूड में भी अगर आप किसी भी इनरिस्पॉन्सिबल या इनमोरल एक्टिविटीज में भी आप अगर इन्वॉल्व हैं, अगर आपने किसी का कत्ल किया है या आपके चोरी के मुकदमात हैं आपके ऊपर, और कोर्ट का किसी किस्म का फैसला नहीं आया और आप मुजरिम भी डिक्लेयर्ड हैं, तो आप भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया, जो कैंडिडेट्स अगर इन क्राइटेरियाज के अंदर आ रहे हैं तो वो अप्लाई ना करें, उनके अप्लाई करने का कोई मसलन के मकसद नहीं बनता, ठीक है। अप्लाई कर भी दें तो आगे फर्दर वो प्रोसीड ही नहीं होंगे, आपको सिलेक्शन सेंटर से ही वापस भेज दिया जाएगा। अब हम लोग रजिस्ट्रेशन एंड प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगी और इनिशियल जो से टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे वो कौन से होंगे। रजिस्ट्रेशन थ्रू इंटरनेट, आपकी जो से रजिस्ट्रेशन है इंटरनेट के थ्रू होगी। कैंडिडेट्स कैन आइदर रजिस्टर थ्रू इंटरनेट ऑन वेबसाइट, वो वेबसाइट के थ्रू भी रजिस्टर हो सकते हैं। जो वेबसाइट के थ्रू आपने रजिस्टर होना है वो है www.joinpakistanarmy.job.pk, और by visiting आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर AS&RC सेंटर्स जो आपके नज़दीकी पड़ता होगा, आप उस सिलेक्शन सेंटर में भी जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। आप सैटरडे एंड संडे को मत जाइएगा क्योंकि एट दैट टाइम उनकी छुट्टी होती है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एट आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर, द कैंडिडेट में रिपोर्ट एट नियरेस्ट AS&RC, जो भी आपके करीबी AS&RC आर्मी का सिलेक्शन सेंटर है, आप वहां पे चले जाएं फॉर रजिस्ट्रेशन। अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर स्लिप नो अलोंग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट एंड prospector fee for completion of registration formalities, the candidates will bring these documents on the day of test as well, ठीक है। तो जो उनसे है जब आप अप्लाई करने जाएंगे, तो जब तक आपकी रोल नंबर स्लिप जो सी अलॉट नहीं होती, उससे पहले आपने किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने, ठीक है। नो अलोंग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने आपने। उसके बाद अगर आपकी रोल नंबर स्लिप हो जाती है, आप रजिस्टर हो जाते हैं, फिर आपको एक फी स्लिप दी जाएगी, वो फी स्लिप आपने लेके जाके जो सा है दिए गए बैंक में फीस सबमिट कर देनी है, ठीक है। और जो स्लिप आपको दी जाएगी वो आपने जो सा है टेस्ट वाले दिन अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे जो स्लिप के नीचे लिखे होंगे उनके साथ AS&RC सेंटर में अपीयर होना है, ठीक है, स्लिप के बगैर नहीं आपने जाना।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करने, इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू अपीयर एंड पास फ्रेश नम एमडी कैट्स। वो ही कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास फ्रेश नम्स एमडी कैट का टेस्ट जो सा है पास हुआ हुआ होगा, ठीक है। और वो फ्रेश कितने दिनों का होना चाहिए वो भी मैं आगे डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एडमिशन इन ऑल आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, ऑल आर्म फोर्सेस में सेम ही रिक्वायरमेंट है। Candidate must mention the name of college for which applying out of above mentioned institution at the top of application from the page 1। जो कैंडिडेट हैं जिस कॉलेज से वो पढ़े हैं, ठीक है, वो लाजमी अपने कॉलेज का नेम एट द टॉप के ऊपर मेंशन करें जो कि आपको दिया गया होगा। कैंडिडेट कैन ऑल्सो ओपीटी फॉर कॉलेज प्रायोरिटी वाइज, ठीक है। तो ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड होगा कि प्रायोरिटी वाइज वो करना चाहते हैं या किस तरीके से वो लेके चलना चाह रहे हैं। उसके बाद ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑन इंटरनेट कैंडिडेट स्पेसिफाई मस्ट स्पेसिफाई दिस चॉइस फॉर कॉलेज केयरफुली, ठीक है। ड्यूरिंग जो सा रजिस्ट्रेशन है आप जो अपना कॉलेज सेलेक्ट करें तो वो काफ़ी केयरफुली करें, ठीक है। फिर उसके बाद उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, हो जाता है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अ कैंडिडेट सेलेक्ट एट मेरिट फॉर वन इंस्टीट्यूशन शैल नॉट बी चेंज्ड। अगर कोई कैंडिडेट किसी एक इंस्टीट्यूशन को चूज कर लेता है तो वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। आगे मैं कह रहा था चेंज हो सकता है, अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि मुकम्मल तौर पे ये चेंज नहीं हो सकता। कैंडिडेट सेलेक्ट फॉर एमबीबीएस इन एनी सेड मेडिकल कॉलेज, जिसने जो सा उसने मेडिकल कॉलेज चूज किया होगा, it is not appeared registered in their respective region exams shall stand ineligible, ठीक है, वो ineligible कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद रिटन इंटेलिजेंस, उसके बाद टेस्ट की बात की जाए, वो है जी रिटन होगा आपका। सबसे पहले रिटन में इंटेलिजेंस भी होगा और पर्सनैलिटी टेस्टिंग होगी। सबसे पहले रिटन, फिर इंटेलिजेंस, फिर पर्सनैलिटी टेस्टिंग के ऊपर वो बात करेगा आपसे। रिटन में क्या है, रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो एक तरह का इंटेलिजेंस के ऊपर होगा। जो इंटेलिजेंस का एग्जाम होगा वो आपका एमसीक्यूज बेस होगा, ठीक है। आपके सामने वर्बल नॉन वर्बल का पोर्शन ओपन हो जाएगा तो आपने अपने ऑप्शंस को चूज करते जाना है। एमसीक्यूज बेस होगा, कोई राइट वगैरह नहीं करना। फॉर इंग्लिश, ठीक है, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो उनका एकेडमिक का टेस्ट होगा उसमें जो होगा इंग्लिश होगी, बायो होगी, फिजिक्स होगी और केमिस्ट्री, ये भी एमसीक्यूज बेस होगा। द The candidate declared successful in written test will undergo physical medical। जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट में क्लियर कर लेंगे वो पास हो जाएंगे, स्टैंप लग जाएगी उनकी, फिर वो फिजिकल और मेडिकल के प्रोसीजर से एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है, प्रोसेसिंग के अंदर से गुजारा जाएगा उन्हें। टेस्ट एट एएस एंड आरसी सेंटर, उसी एएस एंड आरसी सेंटर में होगा जो आपके नज़दीक तरीन होगा, आपके घर के या आपके इलाके के। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप फिजिकल इनिशियल पास कर चुके हैं, फिर फिजिकल में क्या है, 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी जो आपने 8 मिनट में करनी होगी। मिनिमम 8 मिनट है, ठीक है। आपने 8 मिनट से कोई बच्चा 1 सेकंड भी ज़्यादा का टाइम लेगा तो वो फेल कंसीडर होगा। आपने कोशिश करनी है कि 8 मिनट से कम टाइम में अपना ये जो सा है टारगेट अचीव करना है, 1.6 किलोमीटर। पुशअप्स की बात करें तो 15 रेपिटेशंस होंगी, ठीक है, 2 मिनट्स के अंदर 15 पुशअप्स लगाने होंगे आपने 2 मिनट के अंदर अंदर। सिटअप्स की बात करें तो आपने 20 सिटअप्स लगाने होंगे 2 मिनट के अंदर। पुलअप्स की बात करें तो 3 रेपिटेशंस होंगी, ठीक है, 3 पुलअप्स लगाने होंगे 2 मिनट के अंदर, ठीक है, ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग है। आगे डिश क्रॉसिंग होगी 7 फीट 4 इंचज मल्टीप्लाई बाय 7 फीट 4 इंचज एंड 4 फीट डीप, ठीक है। उसकी लंबाई जो सी चौड़ाई होगी 7 फीट 4 इंचज होगी, उसकी गहराई जो सी होगी 4 इंचज होगी। प्रीलिमिनरी मेडिकल टेस्ट जो सा हो गया, इनिशियल मेडिकल टेस्ट एट एएस एंड आरसी सेंटर में होगा जिसमें आपकी क्या नाम है आईसाइट चेक की जाएगी, आपकी नी नोकिंग चेक की जाएगी और कई तरह की मेडिकल टेस्ट होंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको बता दूंगा। उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर बात की जाए तो वो है जी एकेडमिक मिलिट्री ट्रेनिंग,
ठीक है, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग वगैरह कैसे होगी, फर्दर प्रोसीजर कैसे आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इसमें आ जाता है डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशंस जो से हैं, आपका जो सा एमबीबीएस होगा मेडिकल कॉलेज से, वो 5 ईयर का होगा। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी से किया जाएगा, लाहौर से किया जाएगा, कोयटा से, कराची से, भावलपुर, ठीक है, खारियां एंड मुल्तान। इन जो से इलाकों का नाम लिया गया है, जिन सिटीज़ का नाम लिया गया है, इनमें से किसी एक सिटी में आपने जो चूज़ किया होगा उसमें आपका 5 साल का मेडिकल आर्मी मेडिकल कॉलेज करवाया जाएगा, जिसमें 5 साल का एमबीबीएस होगा। अदरवाइज अगर आप बीडीएस का कोर्स करते हैं वो 4 साल का होगा, ठीक है, आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के अंदर। और प्रायोरिटी ऑफ डिसिप्लिन मजीद बात की जाए जो ज़रूरी है आपकी ट्रेनिंग के अंदर, तो आपकी ये आपकी जो सी बेसिक एजुकेशन है, जो ज़रूरी एजुकेशन है, जिसके मकसद के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है, इसके बाद होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद 22 वीक्स तक, ठीक है, 22 वीक्स तक आपको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। मिलिट्री एकेडमी, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पीएमए के अंदर काकुल में, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, यानी कि एमबीबीएस या बीडीएस के कंप्लीट होने के बाद 22 वीक आपने पीएमए के अंदर रहना है। जो काकुल के अंदर है उसमें आपको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, 22 वीक्स तक। और 22 वीक्स के बाद आपको मुकम्मल तौर पे आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद अगर मैं डॉक्यूमेंटेशंस की बात करूं, डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, उसमें आ जाते हैं आपके पास फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन के टाइम आपके पास होने चाहिए, अगर इनमें से एक भी नहीं है तो आपकी रजिस्ट्रेशन कभी भी नहीं हो सकती। वन नेक्स्ट अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, ठीक है, मैट्रिक सर्टिफिकेट की एक अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए आपके पास इन केस ऑफ। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने ए लेवल्स ओ लेवल्स किया हुआ है, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपने लेना है, जो इशू करेगी आईबीसीसी इज मैंडेटरी, ये आपके लिए मैंडेटरी होगा। उसके बाद अगर बात की जाए, एक आपने फोटोकॉपी अटेस्टेड करवानी है, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड अटेस्टेड करवानी है सीएनएसी की या बेफॉर्म। अगर आपके पास सीएनएसी नहीं है तो आप बेफॉर्म अटेस्टेड करवा लें, जो नादरा की तरफ से इशू किया गया है। आईडी कार्ड भी और बेफॉर्म भी नादरा की तरफ से इशू किया हुआ आपने अटेस्टेड करवाना है। वन अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एफएससी पार्ट 1 की आपने अटेस्टेड करवानी है। प्री मेडिकल की डिटेल मार्कशीट सर्टिफिकेट एंड होप सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज दैट candidate will get minimum 70% marks in FSC Part 2 examination। तो आपने जो सा है एक अटेस्टेड फोटोकॉपी करवानी है एफएससी पार्ट 1 की, और उसके बाद आपने होप सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड करवा के अपने प्रिंसिपल से जो कैंडिडेट पार्ट 1 की बुनियाद पे अप्लाई कर रहे हैं, और उनकी मिनिमम जो सी मार्क्स होना चाहिए वो 70% होना चाहिए, वो आपने सबमिट करवाना है। अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मस्ट बी पेस्ट ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ना सिर्फ आपने उसके ऊपर पेस्ट करनी है, बल्कि आपने उसके साथ साथ अपने साथ लेके भी जानी है अटेस्टेड करवा के। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड एफएससी पार्ट 2, जो कैंडिडेट ने ऑलरेडी एफएससी पार्ट 2 क्लियर कर चुके हैं प्री मेडिकल, विल प्रोड्यूस वन एक्स अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डिटेल मार्कशीट डीएमसी, ठीक है। तो उन्होंने अपना जो सी डिग्री होगी उसको टेस्ट करवा के ले जाना है, जिन्होंने अपना एफएससी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी। अपनी जो सी एफएससी की डिग्री होगी वो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी डिग्री की एक फोटोकॉपी अटेस्टेड करवा के लेके जाएं, जिसे डीएमसी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स, और वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होना ज़रूरी है, और वो डॉक्यूमेंट्स जिनको आपने अटेस्टेड करवा के लेके जाना है। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो आप इन ग्राउंड्स के ऊपर होंगे कि आपको एलिजिबल ना किया जाए। उसके बाद आगे देखा जाए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो उन्होंने बात की है वो कह रहे हैं बाउंड, आपको बाउंड किया जाएगा, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट एमबीबीएस कंप्लीट कर लेता है, बीडीएस कंप्लीट कर लेता है, अपनी तमाम सिलेक्शन प्रोसीजर को और ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेता है, तो उसने एक जो सा बाउंड साइन करना है, ठीक है, बॉन्ड साइन करना है आर्मी के साथ, यानी कि बॉन्ड रिलेशनशिप जॉब का।
वो क्या होगा, फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे, विल बी रिक्वायर्ड टू साइन अ बॉन्ड टू सर्व द आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम पीरियड जो उनका होना चाहिए वो 30 ईयर्स का होना चाहिए। जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे वो 13 साल तक पाकिस्तान आर्मी से रिजाइन नहीं ले सकते। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा 13 साल। 13 साल के बाद अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर विदड्रॉ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। The applicability of bond will commence on completion of MBBS degree course at respective मेडिकल कॉलेज। ये बॉन्ड तब साइन किया जाएगा जब आप अपने MBBS की डिग्री रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट ऑफ, ये जो सा बॉन्ड है तब साइन किया जाएगा जब आप अपना एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट कर लेंगे फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव आर्मी मेडिकल कॉलेज। तो जब आप कंप्लीट कर लेंगे अपनी डिग्री, तो डिग्री के कंप्लीशन के फ़ौरन बाद आपसे ये बॉन्ड साइन किया जाएगा। तो ये थी आज की हमारे पास वीडियो पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कॉलेज की, एएमसी की। जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनको ये तमाम ग्राउंड्स का पता होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, वो कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर सकते हैं, वो कैंडिडेट्स जो इनएलिजिबल हैं उनका क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर्स क्या हैं, फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर्स का भी उनको पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स का भी पता होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट को आज की इस वीडियो में किसी भी एक चीज़ की समझ ना आई हो, वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को हिट कर लें। और अगर आपका कोई भी दोस्त, कोई भी रिलेटिव, कोई भी ऐसा शख्स जो RAMC को ज्वाइन करना चाहता है और AMC के अंदर जाना चाहता है, ये वीडियो आप उसके साथ शेयर करें ताकि उसको अपने फर्दर प्रोसीजर के अंदर किसी किस्म की मुश्किलात को फेस करना ना पड़े। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।